सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बारिश के बाद सैलाब की भी तबाहकारियाँ जारी हैं और NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अब तक 907 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद उसमें ज़ख्मी हैं। पंजाब के तकरीबन 25 अजला में सैलाब से मुतासर हैं और अब तक 50 हलाकतें, जबकि 42 लाख से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हुए। सूबे में 20 लाख अफराद को अब तक महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया गया है। सूबे के 4100 से ज़ायद मौज़ा जात भी ज़ेर आब हैं। पंजाब में 13 लाख से ज़ायद एकड़ की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। ये NDMA की हमारे पास डिटेल्स हैं। पंजनत से तकरीबन 4.5 क्यूसिक फिट का एक रेला सिंध में एंटर होने जा रहा है और उसके अलावा पीछे से एक और रेला तकरीबन 5.5 क्यूसिक फिट का एक और रेला भी सिंध में एंटर होने के लिए तैयार है। सिंध की क्या सूरत हाल होगी, जो पंजाब में इस ये तबाहियाँ हैं, लेकिन सिंध में इसका क्या सूरत हाल होगी, उस हवाले से हम जानेंगे। हमारे पास PDMA के DG हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद सलमान शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान शाह साहब, ज़रा फरमाइएगा कि जो सिंध में जब सैलाब आएगा, बड़ा रेला जो दाखिल होगा अगले 36 घंटे का बताया जा रहा है, कितने लोगों का मुतासर होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, कितनी तादाद में लोग मुतासर होंगे, प्लस कितने इलाके या गाँव ज़ेर आब आ सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त की जो एस्टिमेशन है, जो पंजनत से पानी आ रहा है और गुद्दू पे जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 8 लाख प्लस का रेला आ सकता है। तकरीबन 7.5 लाख पे हमारा पूरा कच्चा डूब जाता है। जब पूरा कच्चा डूब जाता है तो उसमें मुतासरीन जिनको किसी वजह से उनका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है या उनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो तो टोटल कच्चे की आबादी 16 लाख और 38,000 है। तो मुतासरीन की जहाँ तक बात करें कि डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हमारा टारगेट जो है प्रायोरिटी 1 विलेजेस जो हैं वो जो अभी हमने खाली करा चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि तकरीबन 1,28,000 लोग जो हैं वो कल तक निकले थे और आज बड़ा ये तेज़ी से सिलसिला जारी है। तो तकरीबन आप समझ सकती हैं कि 6.5 लाख के करीब तो लोग लाजमी निकालने पड़ेंगे हमें, जो है इस मौजूदा जो है सूरत हाल 6.5 लाख पेश नज़र। जी हाँ, ठीक है। और कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि हिट लिस्ट पर हैं और ज़ेर आब आने का उनका ख़दशा है? जी, टोटल हमारे 15 अजला हैं जो जिनके साथ दरिया लगता है और उसके कच्चे का इलाका, उन अजला के कच्चे का इलाका सेटल्ड एरिया की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, बारिश का इम्कान है अभी, क्योंकि फोरकास्ट जो आई है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें जो है हमारे सिंध के जो सदरन अजला हैं जिसमें वहाँ पे बारिश है। लेकिन अगर दरिया की हम बात करें तो इन 15 ज़िलों के कच्चे के इलाके की टोटल 44 तालके बनते हैं और जो उनकी यूनियन काउंसिल्स हैं 167 जो है वो यूनियन काउंसिल्स हैं। अजला के अगर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो घोटकी, सखर, कशमोर, लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, नौशेर फिरोज़, नवाबशाह, मटियारी, टन्नू मोहम्मद ख़ान, सिजावल और अपना दादू, जामशोरो और ठट्टा, ये अजला हैं जिनमें जो है जिनके कच्चे का इलाका मुतासर होने की खदशा है। अच्छा DG साहब, आपने बारिशों का भी जिक्र किया, बारिशों की प्रेडिक्शन भी आई है। ये सैलाब आता है जो कि मोस्ट प्रॉबेबली 8 लाख क्यूसिक से बढ़ भी सकता है, ऑल्दो की कैपेसिटी है गुड्डू बैराज की 12 लाख तक, लेकिन डेफिनेटली जब वो दरियाई इलाकों का होगा तो फिर वो फैलेगा भी। क्या बारिशों का भी मज़ीद इम्पैक्ट होगा इस तबाही में, अल्लाह ना करे अगर होती है? प्लस क्या अर्बन फ्लडिंग का भी खर्चा है ज़ाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, बारिश का जो है जो हमारे लिए ज़्यादा वरीसम होता है वो इलाका होता है जो कोई सुलेमान के रेंज के हिल टॉरेंट्स जो हैं वहाँ से अगर पानी ऐड ऑन हो जाए पंजनत के बाद, क्योंकि पंजनत के बाद गेजेस नहीं होते हैं, तो वहाँ से अगर पानी ऐड ऑन हो जाए तो वो जो दरियाई सैलाब है उसकी क्वांटम को बढ़ा देता है और जो क्वांटिटी हमने एस्टीमेट की होती है उससे बढ़ सकती है।
इसीलिए ही जो है हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दफ़ा जब हमारा ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था सन 2010 में, तो उस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल हुई थी कि पंजनत के बाद पानी की क्वांटिटी जो एस्टिमेट की जा रही थी उससे अचानक जो है कोई सुलेमान रेंज में बारिश हो गई थी। इस पर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। कोई सुलेमान रेंज में बारिश है लेकिन कोई इतनी वरी वो उसमें जो है परेशानी वाली नहीं है। 14 से 15 mm बारिश है, जो कि मेरे ख्याल में मेरी एस्टिमेट है कि इतना ज़्यादा पानी की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएगा। बाकी जहाँ तक सवाल है कि अर्बन शहर इलाकों में, तो जी अर्बन इलाकों के जो नशेबी जगह हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली जो है वो हमें अपने एफ़र्ट्स को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, बल्कि कर चुके हैं। आज ही हमारे ट्रक्स जो हैं जिन पे हैवी मशीनरी होती है वो भेज दिए गए, कुछ हमने ऑलरेडी भेजे हुए थे। अब जैसे कराची में आज हम तकरीबन 16 के करीब मशीनें जो हैवी माउंटेड हैं, जो कि मेन आर्टरीज़ हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जारी है। रात तक इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाएगी, ताकि कल सुबह को अगर स्पेल आता है कराची के लिए तो हमारी मशीन जो मेन आर्टरीज़ हैं उनको किसी वजह से वो ब्लॉक ना हो। जी बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाह साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे DGPDM सिंध से, और वो हमें तफसील से बता रहे थे कि कितनी बड़ी आबादी जो है वो ज़ेर आब आ सकती है, कितना क्यूसिक पानी गुड्डू बैराज से आगे आ सकता है, और क्या अर्बन फ्लडिंग का खदशा है तो उसका भी उन्होंने इशारा दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड्स कि बारिशें कितनी होती हैं, क्योंकि जब सिंध में सैलाब एंटर होता है तो बारिशों का एक इम्पैक्ट होता है जिससे पानी बढ़ जाता है। जो हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उससे जो हमारी फूड बास्केट है को बहुत बुरी तरह हिट किया है। आने वाले दिनों में चूँकि फसलें हमारी मुतासिर हुई हैं, महंगाई का भी शदीद ख़तरा जाहिर किया जा रहा है, जो फूड सिक्योरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ सकती है। मुख्तसरन अगर हम आपके सामने रखें कि ज़रई बहरान क्या जन्म लेगा, क्योंकि कौन कौन सी फसलें और कितनी फसलें इसमें तबाह हुई हैं। पंजाब में 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हो चुकी हैं। बावलपुर डिवीज़न में 1,45,432, DG खान डिवीज़न में 39,165 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ है। मुल्तान डिवीज़न में 58,439, साहिवाल डिवीज़न में 1,37,169, फैसलाबाद डिवीज़न में 3,23,215, सरगोदा डिवीज़न में 12,173 खड़ी फसलें मुतासिर हुई हैं। लाहौर डिवीज़न में 99,421 एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। गुजरावाला डिवीज़न में 2,62,862 और गुजरात डिवीज़न में 2,38,416 एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। जो ज़रई माहिरीन हैं उनके मुताबिक पंजाब में फसलों का एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले सकता है, जिसमें सैलाबी रैलों से कपास, धान, गन्ने और चारे की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई सालाना ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में पंजाब का जो हिस्सा है वो 68% है, यानी 68% है। माहिरीन कहते हैं कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30 से 150% तक इजाफा हो जाएगा। जो किसान इत्तेहाद के हवाले से हम बात करें, वो उनका भी कहना यही है कि कपास, धान, तिल, मकई और चारे की फसल को 50% से नुकसान पहुंचा है। सैलाब के बाद गंदम की नई सरकारी कीमत फ़ी मन 3,000 मुकर्रर की गई है, लेकिन किसान इत्तेहाद के मुताबिक गंदम की कीमत 2,200 से बढ़कर 3,500 फ़ी मन पहुँच चुकी है और मज़ीद भी इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान मजमूई तौर पर 23 अशिया ज़रूर महंगी होंगी। हमारे साथ किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद खोकर साहब मौजूद है, फर्दर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद खोकर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद खोकर साहब ज़रा फरमाइएगा कि इतनी बड़ी पैमाने पर अगर फसलों की तबाही है तो उसका इम्पेक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा एज़ फार एज़ द फूड सिक्योरिटी इज़ कंसर्न और द इन्फ्लेशन। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वक्त तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, रावी, चनाब, सतलुज और ऊंचे के दर्जे का सैलाब चल रहा है पिछले कई दिनों से, जिससे हमारी जितने भी मेजर फसलें हैं वो सारी उससे तबाह हुई हैं, जिसमें चावल है, कपास है, गन्ना है, मक्की है, सब्जियात हैं, चारा जात हैं, फ्रूट की फसल है, और खसूसन मैं कहूँगा कि फ़िश फार्मिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, जो सबसे कीमती फसल है, जिनका खर्चा पर एकड़ खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो भी बिल्कुल उसका तो बहुत सारा हिस्सा चला गया जी फिश फार्मिंग का। अच्छा, अब जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ है, अब ये देखें ना कि उनमें अब सकत नहीं रही, क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ चली गई, उनकी तो दुनिया उजड़ गई है।
सिर्फ उनकी फसलें नहीं गई, उनके जानवर भी ज़ाय हुए, उनके जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर उनके मकान भी चले गए, घर का जो भी सामान था वो सारा कुछ उनका चला गया, अब कुछ भी नहीं है उनके पास। अब आना ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या हम अगली फसलें कैसे काश्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, ये तो आपने मुझे बताया, इसका असरात महंगाई पर किस हद तक पड़ेंगे आने वाले वक्त में? देखिए सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है ना, सप्लाई एंड डिमांड पे कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है, काश्तकार को नुकसान हो रहा है, इस कौम को नुकसान हो रहा है कि हुकूमत ने जब गंदम आई काश्तकार की तो हुकूमत ने उसको उसकी पैदावारी लागत ही वापस नहीं लेने दी, यानी कि उसकी पैदावारी लागत थी 3300-3400 रुपया, काश्तकार को मिला 1800, 1900, 2000, 2100 रुपए तक रेट मिला। काश्तकार की तो कमर पहले टूटी हुई है, यानी काश्तकार का मुआशी कत्ल पहले हो चुका है और इसको गंदम को डीरेगुलेट कर दिया गया। अब देखें ना, मीडिया को आज चाहिए कि मीडिया आज हुकूमत से बात करे, आज सवाल करे कि आपने डीरेगुलेट को रेगुलेट कैसे कर रहे हैं आप दोबारा। डीरेगुलेशन से मुराद यह है कि फ्री मार्केट है, ना हुकूमत रोटी का रेट तय कर सकती है, ना आटे का रेट तय कर सकती है, ना बैनुल सूबाई पाबंदी लगा सकती है, ना बाहर जाने पर पाबंदी लगा सकती है, ना हुकूमत किसी चीज का कोई रेट तय कर सकती है, बिल्कुल ही। लेकिन अब डीरेगुलेशन, पूरी दुनिया में डीरेगुलेशन जहां पे टोटल 100% फ्री मार्केटिंग होती है, पाकिस्तान में ये क्या तरीकेकार है कि जी पहले डीरेगुलेट कर लिया, काश्तकार से गंदम छीन ली सस्ते दामों, उसको पैदावारी लागत, हमें 2 सालों में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ गंदम पे। जीरा जी, ये सब सूरत हाल है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रही है, लेकिन बहरहाल खालिद खोखर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी भी अपनी जगह तजावीज़ भी हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन फसलों की जो एक बड़ी तबाही हुई है उससे हमें इसका सामना तो करना पड़ेगा, हुकूमत को इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे। एमल खटक साहब की एक किताब है पश्तून निज़ामत और रियासत, उसके जो कवर पेज है उस पर जो उन्होंने नक्शा शाया किया है वो हमारे दुश्मन की सोच की या उनका जहन की अक्कासी तो हो सकती है, कम से कम पाकिस्तान की और पाकिस्तान की रियासत की और पाकिस्तानी कानून की नहीं हो सकती। उसकी सज़ा भी है। ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि कश्मीर को उस नक्शे से हटा दिया गया? ये TTP की सोच की अक्कासी है कि ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा पे खून के चीटे और खून के धब्बे दिखाए गए हैं। ये मामला क्या है और इस पर क्या सज़ा मिल सकती है? ब्रेक से वापस आते हैं, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जिन्होंने प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मामला कुछ यूँ है कि किताब शाया हुई है पश्तून निज़ामत और रियासत, एमल खटक साहब की, और उस पर जो नक्शा पाकिस्तान का बनाया गया है वो जो हमारी रियासत की ख़िलाफ़ वर्जी है, हमारी जो एक जो सबसे बड़ा उसमें चीज़ उसमें बयान की गई है वो ये दिखाई गई है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो कि किसी दुश्मन सोच की अक्कासी तो हो सकती है। और डेफिनेटली वो दुश्मन कौन हो सकता है जो ये सोच रख सकता है कि जी हमारे कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक तो ये हमारे अपने कानून की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो उसका नक्शा है उस पर खून के धब्बे दिखाए गए हैं, वो भी जो वो सोच है वो मुमासलत रखती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सोच से। तो ये सब क्यों कर मुमकिन हुआ और इसके पीछे कौन से अवामिल असल में कारफरमा है और इस पर कौन सी दफ़ात लगती है, इसकी क्या सज़ा है, इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। हमें एहतशामुल हक साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशामुल हक साहब। जी वालेकुम नादिया। एहतशामुल हक साहब, ज़रा ये मुझे बताइएगा कि कैसे ऐसी किताब जो कि खिलाफ कानून भी है, हमारे अपने इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, कैसे शाया हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, और उसका जो कवर है उस पर कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे से गायब कर दिया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा पे खून के धब्बे लगा दिए जाते हैं। देखिए नादिया, आमतौर पे हमेशा सहाफत को हम जब देखते हैं, सहाफ़ी की हैसियत से हम बात कर रहे होते हैं, तो हम हर चीज़ को उसके टाइमिंग के लिहाज से भी देख रहे होते हैं। अभी ये किताब कितनी जल्दी में लिखवाई गई, किससे लिखवाई गई, ये मैंने सारा इसको सर्च किया है। ये एमल खटक नाम के कोई नॉन आदमी नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कोई नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी का आदमी नहीं है, कोई सियासी जमात का ताल्लुक नहीं है। तो ये आप देख लें बुनियादी तौर पे, तो आप इसको इस तरह देख लें कि आज तक KP के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या इस तरह की कोई पहले किताब, इस तरह की बातें लिखी गई? आमतौर पे नादिया ये होता है कि जिस मौजू पे कोई राइटर लिख रहा होता है तो उस मौजू पे जो और लोगों ने किताबें लिखी होती हैं या आर्टिकल लिखे होते हैं तो उनको मौजू बनाते हैं। आप इसको देख लें, कहीं भी उसको मौजू नहीं बनाया गया।
तो ये स्टेट अवे इसकी टाइमिंग, इसको इस तरह देखने की जरूरत है कि एक तरफ आप देख लें पाकिस्तान ने जिस बुरे तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दिया, कश्मीर का नक्शा खत्म करना जो दिखाया है, तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि घोस्ट राइटर के तौर पे ये किताब लिखवाई गई है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और आप दूसरी आप देख लें TTP हो और इसके बाद BLA हो, दोनों आप देख लें यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये आउटलॉ तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं। और इम्पोर्टेंट बात आप देख लें कि KP की तारीख में आप देख लें जितने सियासी लोग हैं, जितनी सियासी जमातें हैं, किसी ने इस तरह की बात की है। बड़ी बात जमातें देख लें आप, अवामी नेशनल पार्टी देख लें, वली खान साहब की मरूम की पार्टी, उनके साहबजादे हैं। उसके बाद आप देख लें पीपल्स पार्टी रही है। फिर आप देख लें अपना मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है। मुशर्रफ के ज़माने में आपने देखा कि ये एक 5 जमातों का, एक 6 जमातों का इत्तेहाद था, मजहबी जमातों का, उनकी हुकूमत थी, तो किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की। मतलब ये सारी बातें तो की जाती हैं कि जी पाकिस्तान के छोटे सूबों की महरूमियत जनरली बताई जाती है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है क्या नहीं, लेकिन इस तरह की सियासी तौर पे बात करना और मुझे बताना कि जी देखें ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो रही है या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुझे बताएं आज से पहले किसी ने बातें की है? किसी ने नहीं की। तो ये मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब पढ़ने लिखने का आपको भी शौक है, आपका, मेरा, हमारे साथियों को तो प्रॉब्लम ये है कि ना चाहते भी हम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं टीवी के आगे आके तो लोग तवक्को कर रहे होते हैं कि इनको सब्जेक्ट के बारे में पता है। तो मैं नहीं समझता, मैंने इसको सर्च भी किया है, कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं घोस्ट राइटर के तौर पे मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान की जानिब से ये किया गया होगा, उन्होंने ये किताब लिखवाई होगी। और इस तरह की जिसको कहते हैं ना सिरे से ऐसी बातें जो कोई भी आप देख ले, बैनुल-अक़वामी राइटर भी इस तरह की बातें नहीं लिखेगा, कोई सियासतदान भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है इस पे अहम बात है कि हुकूमत पाकिस्तान को सीरियस नोटिस लेना चाहिए, उस आपको पूछना चाहिए, उस पे जो आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उसकी सजा हो सकती है उसको सजा देनी चाहिए। बाकी बात देख लेना, आम पढ़ने वाला तो नादिया जब देखेगा कि इस तरह की बात तो आउट ऑफ नो वेयर आज तक KP ने, किसी सियासतदान ने, किसी राइटर ने, किसी पोएट ने, लेकिन जो लोग खिलाफ भी रहे, अजमल खटक साहब मुझे देख रहा, मेरा ख्याल था कि शायद उनके साहबजादे होंगे, वो एक जमाने में आपने देखा कि वो चले गए अफगानिस्तान, बहुत पुरानी बात है, वो भी बातें क्या करते थे, लेकिन कभी इस तरह की ये बातें किसने नहीं की कि जी ठीक है कश्मीर हिस्सा नहीं है, KP की कोई रेजिस्टेंस चल रही है, कोई उनकी महरूमियाँ हैं, कोई जुल्म ज्यादती की गई है, तो कोई भी नहीं कह रहा इस तरह। तो मेरा ख्याल है अपना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए पाकिस्तान जितने जबरदस्त तरीके से नादिया रेलेवेंट हुआ है, आज सारी दुनिया, अभी आप देख लें इश्यू के फोरम पे जो हुआ, उसके बाद बायलैटरली जो हुआ, फिर तो आपने देखा ये वो रीजन है जिसमें 4 आप देख लें एटमी पावर हैं और ये इतना बड़ा शो दिखाया गया, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और देखें ईरान की जंग बंद करानी हो, आप जो हुआ इसराइल के साथ, आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है। ये किताब लिखना इस वक्त जो है ना वो डेफिनेटली वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बातें हो रही है उसके अंदर जो उसकी रुसवाई हो रही है, उनकी सियासी जमातें, उनका मीडिया, उनके थिंक टैंक जो कह रहे हैं कि आप इस पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी ताकत होते हुए आपने इतनी बुरी शिकस्त खाई है, तो मुझे तो जाती तौर पे लगता है ये किताब ऐसे मौके पे लिखवाना हिंदुस्तान की जो रुसवाई हो चुकी है उसको रुकवाने की बात की गई है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं एहतिशाम साहब, क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई हैं कि जो इसका बैकग्राउंड हो सकता है, जो इसकी वजूहात हो सकती हैं, और डेफिनेटली जो आपने हमारी अचीवमेंट भी रिसेंट पास में जो गिनवाई हैं, उससे कोई एक ही मुल्क है जो कि इससे खुश नहीं है, एक ही मुल्क है जो बाकायदा तौर पर दुश्मनी पे उतर आया है, और डेफिनेटली ये एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा भी हो सकती है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ना इसको सज़ा दिलाने की, तो जो पाकिस्तान का एक मैपिंग एक्ट है उसके तहत ये एक बहुत संगीन जुर्म है, और इसकी जो सज़ा है वो तकरीबन अभी मैं देख रही थी 5 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है, कि उसको 5 साल की जेल हो सकती है, और उसके साथ 5 मिलियन का उस पर जुर्माना हो सकता है, और दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती हैं। और एक आपकी बात कि ये अजमल खटक साहब आउट ऑफ द ब्लू ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने भी जब ये मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने इनको सर्च करने की कोशिश की कि इनकी पहले कोई बुक्स हो, ये कोई नामी गिरामी शख्सियत हो, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये कहीं चीज़ मिली नहीं। तो आपको क्या लगता है ये प्रिंट भी कहाँ हुई होगी? कि मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये एक हमारा एक मैपिंग एक्ट है और उसके तहत एक बाकायदा तौर पर सज़ा भी है कि आप कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से से अलग कर दें, या खैबर पख्तूनख्वा पे आप इस तरह से खून के धब्बे दिखाएं, फिर उसका जो सारा कंटेंट है कि वो पाकिस्तान के किसी पब्लिशर ने उसको पब्लिश भी किया होगा। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू योर टेक ऑन दैट कि ये पब्लिश भी कहीं और हुई है? देखिए नादिया, जो पाकिस्तान की सियासत में हो, आपके एकेडमिया में हो,
सिविल सोसाइटी में हो, इस तरह का कोई नाम, बड़ा नाम एमएल का नाम का नहीं। एमएल वली खान के साहबजादे हैं, वो आजकल बीमार हैं, उनके वालिद बीमार हैं और एमएल वली खान साहब एएनपी को लीड कर रहे हैं। उसके अलावा कहीं भी मैंने देखा है, जिस तरह आपने रिसर्च किया, मैंने भी रिसर्च करके देखी, ये कोई नॉन आदमी नहीं है, कोई मशहूर आदमी नहीं है। ये किताब लिखवाने का मकसद ही जरा, अभी देखें अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश करेगी कि ये इंसाफ से पूछा जाए कौन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पता चलेगा, यही पता चलेगा कि घोस्ट राइटर है, फिर हुकूमत इसके पीछे जाएगी। इस मुल्क में है भी कि नहीं है? जी हाँ, है भी कि नहीं है, और किस तरह लिखवाई गई, कितनी जल्दी में लिखवाई गई, क्या ये हिंदुस्तान से छुपा के पाकिस्तान में स्मगल की गई, और फिर इसके पब्लिशर कौन है, किस। तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को पता है। छोटे से छोटा पब्लिशर भी जो नादिया है, तो जब उसको कोई चीज किताब लिखने के लिए जाती है तो वो बाकायदा चेक करता है, पता करवाता है, बंदे की बैकग्राउंड देखता है, और फिर वो खुद अपने तौर पर पढ़ता है, पढ़ाता है, लोगों से पूछता है कि जी इसमें कोई पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट तो नहीं है, कोई मवादा ऐसा तो नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नॉन पब्लिशिंग हाउस जो है ना उसने ये काम किया होगा। इवन अननोन पब्लिशिंग हाउस भी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी होंगे कहीं ना कहीं, वो भी ये काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान बैशिंग का एक वन ऑफ दी एक नमूना कह सकते हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से मुबैया है। तो मैं तो यही कहूँगा। लेकिन एहतिशाम साहब अदरवाइज हाँ लगता तो ये है कि जो भी उसकी साजिश थी, जो भी उसके पीछे एक माइंडसेट था कॉन्स्पिरेसी वाला, वो तो बैकफायर कर गया। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आई तो डेफिनेटली इसको कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जब इसका कवर ही इतना कंट्रोवर्शियल है तो इसका कंटेंट तो ज़ाहिर है मुझे और आपको सबका। अब यहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि फौरी तौर पर इसकी अगर कहीं पर रिलीज़ हुई भी है, इसको आई डोंट नो कि कोई पढ़ने की ज़रूरत भी महसूस करेगा, कम अज़ कम कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, तो इसकी पब्लिश तो हो गई है, लेकिन इसकी जो भी तरसील है वो भी रुकवाई जाए, इसको बैन किया जाए और फौरी तौर पर इस बंदे को एक्सपोज किया जाए कि फीस इन पाकिस्तान, उसको कस्टडी मिले और अदरवाइज ये कि एटलीस्ट पता चले। जी बिल्कुल नादिया, आप सही कह रही हैं। डेफिनेटली आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारी एजेंसी जो है ना वो फॉलो करेंगी, सर्च करेंगी, पता करेंगी ये कौन बंदा है, हंट करेंगे उसको। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अभी आप देखिएगा कि ये रिएक्शन केपी के लोगों का आ जाएगा, सियासी जमातों का आएगा, वहाँ पे आप देख लें सिविल सोसाइटी के लोगों का आएगा, साफ्ती हजबों की तरफ से आएगा कि भी आज से पहले किसी ने इस तरह की बात नहीं की 75 सालों में, 76 सालों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि आना भी चाहिए रिएक्शन। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, हमारे आपके टाइम का, हमारे शो में अपने लिए हमारा टाइम निकालने का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो अपना एक्ट है जो कि मैपिंग अमेंडमेंट भी है, उसके तहत भी एक क्राइम है, उसकी सज़ा क्या है वो भी यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। अगले प्रोग्राम के हिस्से की जारी बढ़ते हैं और हमें एक इख्तियार वली साहब ने और अज़र सिद्दीक़ साहब ने ज्वाइन किया है और उनसे ज़रा पाकिस्तान की सियासी माहौल पर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं, बल्कि आज तीसरा दिन है। अलीमा खान साहिबा पर जो अंडा फेंका गया वो मामला अभी तक नहीं सुलझा। ना हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बल्कि उल्टा उन्होंने पीटीआई के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया कि उन लोगों का ताल्लुक पीटीआई से ही था। चाहे पीटीआई से ही हो, लेकिन उनको सामने लाना, उनको एक्सपोज करना ये भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर पीटीआई की बात करें तो इस इशू को लेकर उनके आपस में एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। लोग हर एक को एक शक की निगाह से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने खुद अलीमा खानम पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं कि उनको शायद पार्टी लीडर के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा जो अभी हाल ही में सेनेटर बनी है, वो 2 हाथ आगे उन्होंने एक और तंजन एक की कि जिस तरह से आपने अपने बेटों को बाजियाब करा लिया, यानी हिरासत से बाहर ले आई ज़मानत से, उसी तरह उम्मीद है कि आप अपने भाई के लिए भी कोशिश कींगी। क्या वाकई पीटीआई का जो अगली लीडर है वो अलीमा खान साहिबा होंगी? और दूसरी तरफ ये कि जो पीटीआई की स्टैंडिंग कमेटी से जो तमाम इस्तीफ़े दे के ये बाहर निकले थे, अब तो पार्लियामेंट के आगे एक नई पार्लियामेंट वो लगा रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत ने उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए? क्योंकि ख़बरें ये आ रही थी या करेगी कि हुकूमत ने अभी फ़िलहाल कहा है कि हम ये इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे और राब्ता भी किया है पार्लिमानी लीडरशिप से। इसमें कितनी हकीकत है, गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और उसके साथ साथ एडवोकेट अज़र सिद्दीक़ से, लॉयर हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इख्तियार वली खान साहब, ज़रा आप इस हवाले से पहले बताइएगा कि हुकूमत
का काम ये है, बल्कि ज़िम्मेदारी ये है कि अगर कोई भी वाक़या हो जाए तो उसकी तफ्तीश की जाए और जो भी असल मुजरिम है, चाहे उनका ताल्लुक़ PTI से है या किसी से भी है, उनको सामने लाया जाए। क्या हुकूमत ये करने में कामयाब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ, मैंने पहले भी कंडेम किया है, आज फिर आपने ये मौजू छेड़ दिया तो मैं फिर कहता हूँ कि अलीमा खानम पे जो हमला हुआ है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो उसको ना सिर्फ कंडेम करती है बल्कि शदीद अल्फाज में कंडेम करती है। हम इस तरह की किसी भी हरकत को न सपोर्ट करते हैं, न उसकी हिमायत करते हैं और ना ही हम कर सकते हैं हिमायत। बावजूद इसके कि माजी में हमारे साथ जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ और इनको तो अपना चोर अपने घर में ही मिल गया है। अगर मैं इनके, जिस तरह आपने मिशाल यूसुफजई की बात की, जिस तरह आपने बात की एक और साहब की ट्वीट शीट की, तो चोर तो इनके घर में है, तो हुकूमत को तो कोई तराशने और तलाशने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना घर खुद ही इन ऑर्डर कर लें। नहीं, ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है इख्तियार वली साहब, ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है? कौन सा वाला स्टेटमेंट? कि ये PTI के लोगों ने किया है, तो फिर आप उनके नाम भी बताएं, उनके ओहदे भी बताएं, उनको सामने लाएं। मिशाल यूसुफजई की स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ी? वो क्या कहती? क्या कहती? ये जो खातून है, ये बुशरा बीबी की बहन, वो क्या कह रही है? क्या कह रही है? आप बता दें क्या कह रही है। उन्होंने तो बता दिया कि वो क्या कह रही है। उन्होंने जब ट्वीट की तो फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि मेरी इस बात को इस वाक़े से ना मिलाया जाए, इस वाक़े से, जिस वाक़े पे जो अंडा पड़ा है अलीमा खान साहिबा को, उन्होंने कहा इस वाक़े से मेरी ट्वीट को ना मिलाया जाए। उन्होंने वजाहत की कि हुकूमत किरदारों को बेनकाब करे। अच्छा, पहले उन्होंने ट्वीट की कि ये सारा ड्रामा हो रहा है, मतलब ये जो नहीं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन सा ड्रामा हो रहा है। उन्होंने ड्रामा आइडेंटिफाई एक्चुअली नहीं किया था, पिन पॉइंट नहीं किया। तो यार कमाल है। अभी मुझे ये बताइए, ईद के दिन अगर आप किसी को मुबारकबाद दे रही हैं तो ये आप उसको किस चीज की ईद की मुबारकबाद दे? सालगिरह भी हो सकती है उसकी। और ये इतनी बड़ी तशरीह आपको ही आती है नादिया, या मेरे बस का काम नहीं है। अब किसी के घर आपके बस का तो सिर्फ इतना था कि आप उन मुजरिमों को पकड़ते और कटहरे में लेकर आते। मैं बता देता हूँ इनको जिस तरह की असिस्टेंस चाहिए कानूनी तौर पे हम देने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके, आप मुझे मेरी बात तो करने ही नहीं देती है ना, बावजूद इसके कि इन्होंने हमारी क़ियादत पे हमले करवाए, इन्होंने हमारे सिटिंग MNAs और इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त एहसन इकबाल साहब पे फायरिंग तक करवाई, और फिर इन्होंने कहा भुगतो। मरियम औरंगजेब, वो भी एक खातून है, उसकी किस तरह ट्रोलिंग हुई थी आपको याद है? मस्जिद नबवी, कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है सर, सब याद है। और फिर उसके अलावा मुल्क से बाहर, शी वाज इन लंदन, उसके एक शॉप में उसकी जिस तरह ट्रोलिंग की गई थी PTI के लोगों की तरफ से, याद है? वो कॉफी शॉप पे, बिल्कुल याद है। That was shameful, that was dirty, that was stinking। और ये इन्होंने उसको सपोर्ट किया। मस्जिद नबवी में आप ट्रोलिंग करते हो और फिर उसको सपोर्ट करते हो। वो कुकू बोलते हैं या चूचू बोलते हैं, इनकी पार्टी का एक बंदा है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वो खुद को सर लश्कर बताता है, वो कितना उसमें आगे आगे फिर रहा था। ये सारी चीजें इन्होंने की है। मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि ये अच्छी चीजें नहीं है, मकाफाते अमल होता है वो यही होता है। मुझे फिर भी आप बिल्कुल ठीक है, आप जरा रुकिएगा, अब एक सेकंड इख्तियार वली साहब, अब एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे इस पे खुशी नहीं है, मुझे इस पे अफसोस है। इन्होंने हमारी मैयतों पर, इवन कुलसूम नवाज की डेड बॉडीज पर भी ट्रोलिंग की थी, वो अच्छा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जो अलीमा के साथ हुआ ये गलत हुआ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, अब मुझे दो तीन चीज़ें हैं, इन्होंने तो अपनी बात की, इन्होंने उसको मकाफाते अमल करार दिया और आप लोग उसको पब्लिक रिएक्शन करार देते थे जो इनके लीडर्स पे होता था। अब मामला ये है कि एक वाक़या हुआ, क्या PTI की लीडरशिप ने कोई शिकायत दर्ज कराई किसी थाने में? कोई FIR तो चले, लेकिन FIR भी दर्ज करा सकते थे। कोई शिकायत दर्ज कराई, कोई PTI की लीडरशिप ने इसको टेकअप किया कोई इस इशू को, या सिर्फ एक मुज़म्मती बयान दे के फारिग हो गए?
बहुत शुक्रिया नादिया। दो तीन चीजें आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात है कि जूता मारना जो है ना, या अंडा फेंकना, ये कोई जुर्म नहीं है। माजी में मैं आपको लेकर जाऊंगा, यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अब वकील मैं हूँ, पता नहीं ज़ाब्ता फौजदारी की कौन सी दफ़ा लगती होगी अंडा मारने के ऊपर। कत्ल की धमकी देने पे जो दफ़ा है वो 506 लगती है, तो उसकी बाकायदा जो जहाँ तक मेरे पास जो इतला है उसकी शिकायत दे दी गई है। लेकिन अब सारा कुछ तो एक्सपोज कर दिया मीडिया ने। या जरा मैं बताना ये चाह रहा हूँ, काम मीडिया ही का था तो मीडिया ही कर ले। पीटीआई की लीडरशिप क्या कर रही है? वैसे बड़ी अफसोस की बात है, आप कह रहे जी कोई जुर्म नहीं है। अगर जूता मारना जुर्म नहीं है तो अंडा मारना तो वैसी हल्की फुल्की बात है। तो हम सब तैयार हैं अंडे खाने के लिए। आप समय ना, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा आपके सामने। जो आप कह रही ना कि फौजदारी इस पे जो आप कार्रवाई कर रही है, मैंने तो फौजदारी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, इससे डर लगता है मुझे। ना, इसकी वजह क्या है? उसकी बाकायदा जो शिकायत है वो शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब इस पे कौन सा जुर्म बनता है? एक सेकंड, किसकी जानिब से दर्ज कराई गई है सर? अब मेरे पास इस बारे में इत्तला नहीं है। और कहाँ दर्ज कराई गई है? और कहाँ दर्ज कराई गई है? पुलिस थाने में मेरी इत्तलात के मुताबिक दर्ज कराई गई है। और इसमें अब जो हमारे अपने तौर पर देख रहे हैं, जो तहकीक हम करना चाह रहे हैं, असल में तो काम था पुलिस का। पुलिस ने जिस तरह फैसिलिटेट किया, जिस तरह से उन लोगों को वहां से निकाला, ये रिकॉर्ड की बातें ही। बात बड़ी वाज़ेह है, जरा समझना है कि दौर किसका है। दौर हमारा नहीं है इस वक्त। जब नवाज शरीफ पे जूता फेंका गया, हमारा दौर नहीं था। जब वो अब स्याही फेंकी गई थी ख्वाजा आसफ का दौर, वो हमारा दौर नहीं था। हमारे दौर में अगर ऐसे वाकयात होते तो हम तो माजी में आपको लेकर चलते हैं। आपको पता मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक सेकंड, अगर आपके दौर में ऐसे वाकयात होते तो क्या होता? हम तो बकायदा इसके रोकने के तारक करने सख्त से सख्त इक़दाम करते। आप लोगों ने तो मुजम्मत की थी। ना, एक सेकंड अजहर सिद्दीक साहब, आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं माजरत के साथ। आपके किसी ने मुजम्मत भी नहीं की थी, कहा था ये पब्लिक रिएक्शन है। और देखिए मैं फिर बताना चलूं ना, मैं सवाल बड़ा सीधा सा है कि जो बात कहना चाह रही हैं कि हमारा दौर होता तो हमने रिएक्शन तो अपनी जगह ना, आप देखें ना, आप ये सियासी बात कर रही हैं, मैं हुकूमती और सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ कि सरकार ने क्या करना होता है। ठीक है, सरकार के जिम्मे ड्यूटी क्या है, एक हुकूमत वक्त के जिम्मे ड्यूटी क्या है। यानी मैं माजी में ले जाना चाहता, कुरेदना नहीं चाहता इस चीजों को। अगर माजी में याद हो तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर किसने फेंकी थी? बाज़ारे हुस्न से पार्लियामेंट तक कौन सी किताबें लिखी गई थी? अगर औरत की हुकूमत जायज नहीं है, आज जायज है। मैं उन चीजों की तरफ नहीं पढ़ना चाहता कि देखिए माजी के तल्ख तजर्बात है, अब नहीं सीखना चाह रहे। सही। अब क्या करना चाहिए था? हुकूमत वक्त के पास दरखास्त जिसने भी दी, जो भी दी, चले नहीं भी दी गई थी दरखास्त, फर्ज करे अब और कानून तो हरकत में ले आना था ना कि इसमें से वो ढूंढ रहा था। अगर यानी इनके पास बेहतरीन मौका था कि ये कह रही है कि पीटीआई के लोग थे, तो कोई देर थी वो सामने रखे लाकर कि ये पीटीआई के लोग हैं। यही मैं कहना चाह रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर पीटीआई, लेकिन अफसोस की बात यह है, एक सेकंड अजहर सिद्दीक साहब, अफसोस की बात यह है कि जो हुकूमत है, मैं नून लीग की बात नहीं करी, जो हुकूमत है उसने डिपेंड किया कि जी उसने ट्वीट की, उसने ये कहा, उसका ये बयान आ गया। माजरत के साथ इख्तियार वली साहब, ये हुकूमत का काम ये नहीं था कि चूँकि उसने ट्वीट की तो आप उसको आंखें बंद करके तस्लीम कर लें। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ये बताएं कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से, और इम्कान है, इसको रद्द अभी नहीं किया जा सकता, कि शायद वो पार्लियामेंट से भी बाहर है, लेकिन ये बात की कहानी है। इस्तीफ़े मंजूर हो गए? ये जो स्टैंडिंग कमेटी के इस्तीफे हैं वो अभी मंजूर नहीं हुए। क्यों? करने नहीं करने? आपको अगर जल्दी है तो हम कल ही कर देते हैं। कल वर्किंग डे है। मेरा क्या लेना देना, मेरा तो सवाल है करने हैं या मिसालियत से काम लेना है? जो आपने क्यों बोला ना, उसमें ऐसा लगता है जैसे गुस्से का एलिमेंट भी शामिल है। अभी तक क्यों नहीं किए? अच्छा, तो मैं समझा आपकी दिलचस्पी है तो कल ही कर देते हैं। मेरी दिलचस्पी पे करने लगेंगे आप सारे काम? जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप इस मुल्क की हुकूमत दिलचस्पियों पे चल रही है। हुकूमत दिलचस्पियों पे नहीं चल रही है, इनके इस्तीफों वाली बात की। अच्छा चले वापस आ जाए, क्या मिसालियत से काम ले रहे हैं? बिल्कुल, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप
इसको आप मसालियत कहें या जिम्मेदारी कह लें, व्हाटएवर, जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगता है। ठीक हम है। देखते हैं कि मतलब चीजें जो हैं बिगाड़ की तरफ इतनी तेजी से नहीं जानी चाहिए, फिर इतनी बिल्कुल तेजी ठीक से है। तो जानी। बहरहाल हुकूमत इसमें मसालियत से काम ले रही है, इख्तियार वली खान साहब का कहना ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के वकील हैं वो कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं इस असेंबली में बैठने के लिए, कि इन्होंने कुछ अभी तक किया नहीं, तो उनसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।